ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है और हम एक बहुत ही गर्म चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं और इसलिए क्योंकि एक मुद्दा जो कि बाबा के आंदोलन के बाद से जिस तरह की प्रतिक्रियाएं रही, जो भी घटनाक्रम उसके बाद से रहा है, जिस तरह से बात इतना ज्यादा बढ़ गई है, बाबा के ऊपर, उनके समर्थकों के ऊपर पुलिस ने बर्बरता से कार्रवाई की, डंडे बरसाए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उन्हें वहां से खदेड़ने की कोशिश की गई। बाबा अपनी जान बचाकर के बाद जो भी बातें उन्होंने कही हैं उससे इस पूरे आंदोलन को कहा जाए तो एक बहुत बड़ी हवा मिल गई है और अब ये मुद्दा सिर्फ एक आंदोलन से ज्यादा बढ़कर एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें संज्ञान लिया है और इस बात की जानकारी मांगी है कि जो भी घटनाक्रम रहा है उसके पीछे की सच्चाई क्या है, इस पर दिल्ली प्रशासन जवाब दे। फिलहाल हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कुछ और बहुत ही विशिष्ट अतिथि इस वक्त स्टूडियो में जुड़ गए हैं। हमारे साथ है डॉक्टर सुब्रो कमल दत्ता, जो कि विदेश व आर्थिक नीति के बहुत बड़े जानकार हैं। डॉक्टर दत्ता, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ हैं, दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर संबित, बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया स्टूडियो में आकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ। और इसके साथ ही हमारे साथ प्रेम चावला जी हैं, जो कि एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। धन्यवाद। तो हमारे साथ कुछ बहुत विशिष्ट अतिथि हैं और हम उनकी राय जरूर जानना चाहेंगे। सबसे पहले डॉक्टर दत्ता, आपके पास आऊंगा। हम लोग अभी बातचीत कर रहे थे और हमने जाना कि चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से जो आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद जो भी घटनाक्रम इसमें रहे, आप इसको पूरे तौर पर किस तरह देख रहे हैं? अभिषेक, मैं इस पूरे चीज पे 6-7 इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना चाहता हूं। जी बताइए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो सुओ मोटो नोटिस जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है उसको आधार मानते हुए मैं समझता हूं कि दिल्ली पुलिस आप जनता के सामने खुलासा करे कि आखिर कौन सा वजह था और क्या वजह रहा जिसके चलते वो लोग कानून का सरेआम उल्लंघन किए और रात के 2 बजे 2:30 बजे के आसपास निहत्था लोगों के ऊपर इस तरह का बर्बरता से पेश आए और आंसू गैस, एक कॉम्पैक्ट टेंट के अंदर आंसू गैस छोड़ना, वो इंडियन पिनल कोड के हिसाब से भी क्रिमिनल ऑफेंस है। तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूं कि तत्कालीन रूप से दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर है वो अपना त्याग पत्र दे, पहली बात। दूसरी बात, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आप पूरे जनता को बताएं कि क्या वजह है कि 3-4 साल से महंगाई को रोक नहीं पा रहे या फिर भ्रष्टाचार के ऊपर इस तरह के ढोल मोल की नीति। जब भी प्रधानमंत्री से सवाल पूछा गया है उन्होंने कहा है कि हमें पता नहीं है, हमें तो जानकारी नहीं है, हम जानते नहीं है। मैं सीधा सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े और इतने वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं आप और आपको किसी चीज की भी जानकारी नहीं है। अगर आपको किसी भी चीज की जानकारी नहीं है तो आप क्यों बैठे हैं उस कुर्सी पे? ऐसे किसी व्यक्ति के लिए छोड़ दीजिए जो उस कुर्सी को चला सकते हैं। और अभी कम से कम अभी पूरा एक तरह से पूरा कार्रवाई करके आप कम से कम प्रधानमंत्री बताएं कि कौन सा वजह था और क्या वजह था जिसके चलते इस तरह का बर्बरता से दिल्ली पुलिस पेश आई। दूसरी बात है कि जब रामदेव जी के साथ जिस तरह से गोपनीय बातचीत जिस तरह से हुआ था उसका भी खुलासा हो कि आखिर होटल क्लैरिजेस में कौन सा ये वार्ता हुआ था जिसको लेके इतना मतभेद हो गया और उसके बाद इस तरह की भीषण लड़ाई हुई है। कम से कम जनता ये अधिकार रखती है इन सब चीजों को जानना। और चौथी बात यहाँ पे ये है कि मैं मानता हूं कि काला धन का जो मुद्दा है कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी रहा है, चुनाव के 2009 के चुनाव के घोषणा पत्र में कि 100 दिन के अंदर कांग्रेस इस पूरी चीज पे कार्रवाई करेगी काला धन को लेके। मैं मानता हूं कि एज ए फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट के नाते कि बहुत पेचीदा है काला धन को लाना देश में, क्योंकि स्विट्जरलैंड के साथ हमारा किसी तरह का बायलैटरल ट्रीटी नहीं। बिल्कुल। दूसरी बात है कि ये भी उदाहरण दिया जाता है कि जर्मनी ने तो काला धन का पूरा खुलासा मांगा, स्विट्जरलैंड ने दिया, अमेरिका ने मांगा, स्विट्जरलैंड ने दिया। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जर्मनी और स्विट्जरलैंड। डॉक्टर दत्ता, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं इस बीच, उनकी राय जान लेते हैं। कमल जी हमें कॉल कर रहे हैं दिल्ली से ही। कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं डॉक्टर साहब अभी चीज को बता रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि जो हमारे सरकार है जिसको जी कमल जी, आपकी आवाज हम स्पष्ट तौर पर नहीं, पूरा आपका सवाल नहीं सुन पाए, तो हम चाहेंगे आप हमें एक बार फिर से कॉल करें और अपनी बात हमें कहें। स्पीच डॉक्टर दत्ता, आप बता रहे थे कि वो मुख्य बातें हैं जिनमें हमने बायलैटरल इश्यूज की हमने बात की कि बायलैटरल ट्रीटीज हमारी कोई नहीं है, जिस वजह से हमारे लिए काले धन का मुद्दा इतनी आसानी से रिजॉल्व होता हुआ या इसका हल मिलता हुआ नहीं दिखता है हमें।
हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैं उस उदाहरण पे आ रहा था कि जर्मनी ने इसलिए काले धन वाले मामले पे सूची मंगवा सका स्विस सरकार से, क्योंकि जर्मनी इज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, नेटो की एक पार्ट है। स्विट्जरलैंड भी यूरोपियन यूनियन के पार्ट है और नेटो की पार्ट है। और नेटो चार्टर और यूरोपियन यूनियन का चार्टर सीधा सीधा बहुत क्लियर वे में कहता है कि कोई भी देश जो नेटो का हिस्सा है या फिर यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, वो अगर दूसरे देश से किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन चाहता है तो वो दूसरे देश को, मेंबर स्टेट को देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। भारत यहाँ पे नेटो का कोई मेंबर नहीं है या फिर यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर दत्ता, ये स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर शायद यही कारण रहा है कि बहुत से लोग ये भी मानते रहे हैं कि ये थोड़ा सा दिग्भ्रमित सा आंदोलन लगता है, अपनी जगह से भटका हुआ आंदोलन लगता है, क्योंकि जिन मुद्दों को उठाया गया है शायद सीधे तौर पर उन सवालों का जवाब मिलना हमारे लिए अभी पॉसिबल नहीं लगता है, सीधा सीधा नहीं दिखता है। हमारे साथ एक और कॉलर है, इस पर हम चर्चा करेंगे, उनकी राय जानने पहले हमारे अगले कॉलर हमें फोन कर रहे हैं। हेलो जी, बताइए कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा था जी, राजेश भारद्वाज। जी राजेश जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा था साहब, इतना जुल्म तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया जितना जुल्म ये गवर्नमेंट ने करा है। रात को सोते हुए आदमी को मारा। और हमारी संस्कृति क्या है और हमारे देश को चलाने वाले ऋषि मुनि है, ये सरकार तो छोड़ बैठी हुई है। जी जी बिल्कुल, इस पर तो एंड होना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर संभीत, आपकी राय इस पर जानना चाहूंगा, क्यों ऐसा लगातार करती है ये सरकार? आप विपक्ष में हैं, क्या लगता है आपको कि लगातार बार बार इस तरह के वाकये होते रहे और छवि पिछले शायद इस कार्यकाल में जितनी कांग्रेस की धूमिल हुई है उतनी पहले कभी नहीं हुई है? बिल्कुल आपने सही कहा। जो कॉलर राजेश जी ने कहा, मैं उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जनता के आवाज को बिल्कुल सच्चाई के साथ आपके समक्ष रखा है। सर्वप्रथम मैं इसमें यह कह दूं कि चाहे बाबा रामदेव के इस आंदोलन में दिग्भ्रमण था या बिल्कुल उसमें कुछ बातें स्पष्ट नहीं हुई थी, एक अलग विषय है। इसमें मुख्य विषय है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्या सरकार ने रात के 2 बजे काले अंधेरे में निहत्थे लोग, महिलाओं पर, बच्चों पर जो अत्याचार किया, क्या ये सच है या नहीं? क्या ये ठीक है या नहीं? क्या सरकार को ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? अगर किया तो उसे माफी मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? अभी तक माफी मांगा नहीं गया है, पहला। दूसरा बात इसमें मैं ये जोड़ना चाहता हूं कि बार बार जो बाबा को अब दिग्विजय सिंह जी, जो वहां के महासचिव हैं कांग्रेस के, कह रहे हैं कि बाबा ठग हैं और बाबा ने बहुत ठगी की है जनता के साथ। मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूं कि बाबा ठग थे, वो एक दिन पहले ये जानती नहीं थी कि बाबा इतने बड़े ठग थे और उन्होंने पूरे राष्ट्र को और पूरे दुनिया के लोगों को ठग रखा था? तो कांग्रेस जानती नहीं थी? और अगर जानती थी तो ठग के साथ 4 केंद्रीय नेता एयरपोर्ट पे मिलने क्यों गए थे? अचानक एक दिन के पश्चात बाबा ठग हो जाते हैं और बाबा के ऊपर बिल्कुल रात के अंधेरे में आक्रमण किया जाता है। कपिल सिब्बल कहते हैं कि बाबा एक योग गुरु हैं और उन्हें केवल योगा पढ़ाना चाहिए, उन्हें और राजनीतिक कार्य करना ही नहीं चाहिए। कपिल सिब्बल के लिए भी ये लागू होता है। वो एक वकील हैं तो उन्हें केवल वकालत करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, उन्हें किसी प्रकार की राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। और चौथा जो विषय है, ये गंभीर विषय है। दिल्ली पुलिस कहती है कि बाबा के ऊपर उनके प्राण की जो संकट थी आतंकवादियों द्वारा थी, आतंकवादी हमला कर सकते थे और लोगों के जीवन पर विपदा आ सकती थी। मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस एक सक्षम पुलिस है, क्या उसके पास ऐसा कोई तंत्र नहीं था कि वो इतने लोगों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था कर सके? यदि उसके पास इस प्रकार की इनपुट थी तो वो सुरक्षा की व्यवस्था करती, सुरक्षा मुहैया कराती। बजाय सुरक्षा मुहैया करने के उन आतंकवादी जो करती ना करती वो अलग विषय है। आतंकवादियों का काम स्वयं सरकार ने कर दिया। रात 2 बजे घुसकर महिलाओं को इस प्रकार मारा कि आज वो आईसीयू में भर्ती है और पैरालाइज्ड हो गई हैं। आतंकवादी से और खराब क्या कर लेते? बिल्कुल डॉक्टर संबीत, यही कारण है कि इतना लोगों में आक्रोश भड़क गया है जिस तरह की कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे उनकी राय जान लेते हैं। रमेश जी हमें दिल्ली से कॉल कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रमेश जी, क्या कहना चाहते हैं? हेलो, चलिए लगता है रमेश जी हमारा संपर्क अभी नहीं हो पाया उनसे। रमेश जी हमें दोबारा कॉल कीजिए, हम जरूर आपकी राय जानना चाहेंगे। आपके पास आता हूं राजीव जी, आपसे जानना चाहता हूं, ये जो दिग्विजय सिंह जी की बात की गई है, बहुत बेबाक बोला जाता है उन्हें, या शायद कई बार ऐसी बातें कह जाते हैं जो शायद जरूरत भी नहीं होती है, आए दिन कोई ना कोई बात आती है और अब उन्होंने बाबा को ठग कह दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर दिग्विजय सिंह बिना 10 जनपद के ग्रीन सिग्नल के बोल रहे हैं तो कांग्रेस को ठग रहे हैं जी। और इसका जवाब तो ये होगा कि आज पूरा देश अपने आप को ठगित महसूस कर रहा है कि जिस व्यक्ति को सबसे ईमानदार
और सबसे महान अर्थशास्त्री समझकर प्रधानमंत्री बनाया गया था जी, वो ठगों का नेता निकला। जितने ठग थे वो यूपीए सरकार ने चुन चुनकर उनको मंत्री बना दिए, तो ठगों की पहचान इनको ज्यादा होगी। ठगना राजनीति में कोई इनसे सीखे जी। राहुल गांधी किसानों को ठगते हैं, नौजवानों को ठगते हैं, ये मुसलमानों को ठगते हैं। आजकल मुसलमानों के लिए बहुत बोल रहे हैं, ये मुसलमानों को ठगने का काम कर रहे हैं। बाबा की बात करें राजीव जी, बाबा को जो उन्होंने कहा है, जो बाबा किसी को बोला जी, वो जिसने बोला है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है जी, मैं उस बात पर आ रहा हूँ। बाबा को किसने बोला है? दिग्विजय सिंह ने बोला है, जो ठगने में माहिर है। स्क्रिप्ट लिख कर दे देते हैं राहुल गांधी को, कुछ भी बोल देते हैं, और बाद में राहुल गांधी खुद को भी ठगा हुआ महसूस करते हैं कि मैंने क्या बोल दिया। संतोष जी, मैं आपसे आपके पास आऊंगा। एक बार मैं इस पर प्रेम जी की राय जानना चाहूंगा। प्रेम जी, आपको लगता है कि उनको एक माउथ पीस की तरह से यूज कर लिया जाता है? जब कोई बात बुलवानी होती है और तल्ख अंदाज में कहलवानी होती है तो दिग्विजय सिंह को हरी झंडी दे दी जाती कि चलिए आप बोलिए और थोड़ा सा भड़काइए। और देखिए, दिग्विजय सिंह को उनकी पार्टी कैसे यूज करती है ये तो उनका इंटरनल मामला है, पर ये जो बाबा रामदेव के ऊपर में उन्होंने टिप्पणी करी है, मेरे ख्याल से इन्होंने जनता की भावना के साथ में थोड़ा सा दुस्साहस करके मजाक कर दिया है। बाबा रामदेव को आप ठग नहीं कह सकते हैं। उनका तरीका एक बार को हो सकता है कि बहुत संवैधानिक ना हो जी, पर ये जो दिग्विजय सिंह जी ने जो उनके ऊपर में आरोप लगाया है ठग का, ये थोड़ा सा ज्यादा है और थोड़ी सी उनके साथ में जास्ती कर रहे हैं वो। और उनकी सरकार ने जो एक्टिविटीज करी हैं वो तो बहुत ही ज्यादा जास्ती हुई है उनके साथ में। मैं मानता हूं कि उनका हो सकता है कि तरीके से उनका मतभेद हो, कि उनका तरीका उनको ना पसंद आया हो सरकार को, पर इस तरीके की बात उनसे नहीं की जानी चाहिए थी। दिग्विजय सिंह एक बड़े नेता हैं और लोग उनसे काफी प्रेरणा भी लेते हैं। अगर वो इस तरह से करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं हमारा जो युवा नेता है वो कहीं भ्रमित भी होगा और भटकेगा भी। प्रेम जी, आपकी पार्टी का क्या रुख है इस पूरे आंदोलन को लेकर? क्या सोचती है आपकी पार्टी? देखिए, हमारी पार्टी का मानना यह है कि बाबा रामदेव की बात जायज हो सकती है, जो वो काला धन को लाने के लिए कह रहे हैं, हमारी पार्टी उसका समर्थन भी करती है। पर जिस तरीके से बाबा रामदेव चाहते हैं कि किसी भी तरीके को ना माना जाए और सरकार की किसी भी सिस्टम को ना माना जाए, उसका उल्लंघन करते हुए कि कल आज जैसे बच्चा कोई जिद कर दे कि पापा मुझे ये चीज चाहिए और वो बिना किसी चीज को समझे कि अभी लाके ही दी जाए मुझे, वो गलत है, उसका हम समर्थन नहीं करते हैं। बाबा रामदेव मांगे अपनी पूरी करें, अपनी मांगे, उनका अधिकार है। लोकतंत्र के अंदर में प्रोविजंस दिए गए हैं कि आप अपनी बातें कह सकते हैं, रख सकते हैं, पर आप ये बोलें सरकार को मजबूर करें कि नहीं अभी के अभी करिए और इस रास्ते से कर लीजिए। आप हमें काम बता सकते हैं, पर काम करने का तरीका तो संवैधानिक ही होना चाहिए ना। जी बिल्कुल, काम करने का तरीका संवैधानिक होना चाहिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? प्रेम जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही अभी जी, कि तरीका संवैधानिक होना चाहिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, कानून बनाने की एक प्रक्रिया है। अब वो रामलीला के पंडाल में या जंतर मंतर के चौराहे पे कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट ने आपको आश्वासन दिया है तो आपको उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। सुबह 4 मंत्री, भारत सरकार के 4 वरिष्ठ पदाधिकारी आपके पास जाते हैं जी, आपको आश्वासन देते हैं। आप तब तक सोनिया गांधी अच्छी थी जी, तब तक 10 जनपद अच्छा था। शाम को क्लैरिजेज में मीटिंग हुई, 10 जनपद अच्छा था, सोनिया गांधी अच्छी थी। आपने अपने मंच से बोला कि प्रधानमंत्री के ऊपर विश्वास है, 10 जनपद पे विश्वास है, सारी चीजें थी जी। आप आए मंच से, आपने कहा मेरा रंग दे बसंती चोला, हम लोग जीत गए, विजयश्री हुई, जिंदाबाद। कांग्रेस की यूपीए जो गवर्नमेंट है जिसमें अच्छी खासी भागीदारी है कांग्रेस की जी, उसने भी अपना श्रेय लेना चाहा कि हम इन मुद्दों पे गंभीर हैं, हम देश की जनता के साथ हैं, हम काला धन लाना चाहते हैं। हमने इसके लिए बाबा को आश्वासन दिया था और ये हम दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हुई। कब हुई? क्लैरिजेज होटल में। कब खुलासा हो रहा है? जब बाबा ने पहले अपना खुलासा किया, उसके बाद कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा साहब ये हमारे उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग हुई, हम दोनों के बीच में एक सहमति बन गई थी, हम इस विषय पे गंभीर हैं, हम कानून बनाएंगे जी। इसके बाद से ये कहना कि 10 जनपद गलत है, किसी व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी विशेष को इंगित करना। भारत सरकार के 4 मंत्री जब आपके पास गए तब तक अच्छा था जी जी, शाम को मीटिंग हुई तो अच्छा था,
एक संवैधानिक प्रक्रिया है। मैं समझता हूं इसका पालन करना चाहिए। कानून संसद में ही बनेगा, पूरे डिस्कशन के साथ बनेगा, और सरकार आश्वासन दे चुकी है, तो हमें उस पर न भरोसा करने का कोई कारण समझ में नहीं आता है। बिल्कुल, कारण शायद उसका समझ में नहीं आ पाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप संतोष जी इस बारे में। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहां पर लेना है। ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं इस चर्चा पर और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आंदोलन एक विचार से शुरू हुआ, उसके बाद किस तरह से आगे बढ़ा और अभी फिलहाल किस हालत में आंदोलन पहुंच चुका है, कितना बड़ा हो चुका है। इस तमाम घटनाक्रम पर एक नजर डालेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। बाबा और सरकार आमने सामने अब खड़े हो गए हैं। बाबा ने हुंकार भरी, सरकार ने उसे दबाने की कोशिश करी और उसके बीच एक पूरा का पूरा घटनाक्रम सामने आया जिसमें आम जनता को पिटाई खानी पड़ी, उनको लाठी डंडों का सामना करना पड़ा। और इसके बाद ये सवाल और गहरा गया है कि आंदोलन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है या इस आंदोलन में जितनी भी बातों को उठाया जा रहा है, जिस तरीके से उठाया जा रहा है, जिस व्यक्ति के माध्यम से उठाया जा रहा है, उन तमाम चीजों पर एक सवालिया निशान, इस पूरे आंदोलन पर एक सवालिया निशान कहीं ना कहीं खड़ा हो गया। उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसके विभिन्न पहलुओं पर। फिलहाल आपको ये बताएं कि बाबा रामदेव को लेकर देश की तमाम सियासी दलों की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। कोई उनके पक्ष में है तो कोई उनके विरोध में। हम आपको बताते हैं कि शनिवार रामलीला मैदान से लेकर अब तक बाबा रामदेव के साथ कब कब कैसे और क्या क्या हुआ। शनिवार रात 12:30 बजे सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने रामलीला मैदान पर धावा बोला। पंडाल में अफरा तफरी मच गई। लोगों को ये समझते देर नहीं लगी कि पुलिस उन्हें वहां से भगाना चाहती है। रविवार सुबह 3:30 बजे बाबा ने पुलिस से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पकड़े गए। एम्बुलेंस की तरफ जाते वक्त बाबा रामदेव को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर उन्हें अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। रविवार दोपहर 12 बजे अच्छे खासे बवाल के बीच बाबा रामदेव हरिद्वार पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा, कहा कि सरकार ने उनको धोखा दिया है। रविवार शाम 7:30 बजे बाबा रामदेव ने वापस नोएडा जाने की योजना बनाई, लेकिन रुड़की से सटे मुजफ्फरनगर सीमा में यूपी पुलिस ने उन्हें रोक दिया। बाबा लौटकर हरिद्वार चले गए। रविवार रात 9:30 बजे बाबा रामदेव पतंजलि योगपीठ पहुंचे। समर्थकों के बीच हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उनका अनशन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज। तो हमने आपको बताया किस तरह से और क्या क्या इस बीच सब कुछ जो पूरा घटनाक्रम रहा है किस तरह से आगे बढ़ा। डॉक्टर दत्ता, आपके पास आना चाहूंगा, आपसे आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा इस पर कि क्यों आपको लगता है कि सरकार, जब ये बात सामने आई, और बिल्कुल सही कहा संतोष जी ने कि विजयश्री शायद मनाई जानी चाहिए थी जब एक तरह से एक सहमति बन गई थी, लेकिन शायद यही कारण है कि सरकार बच रही है या उसको पता है कि बोलने से और करने में, बोलने और करने में एक बहुत बड़ा अंतर जो है उसे वो भर नहीं पाएगी। बिल्कुल सही बात है अभिषेक, मैं इस बात से सहमत हूँ। और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि भारत सरकार के लिए उतना आसान नहीं है काला धन लाना। अगर उतना आसान होता तो एनडीए की 6 साल की सरकार थी, उस दौरान भी एनडीए ला सकती थी। यहाँ पे कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून होता है, बहुत सारे कन्वेंशन हैं, जेनेवा कन्वेंशन है, फिर आपके वियना कन्वेंशन है। तमाम तरह के कन्वेंशन में सीधा सीधा एक प्रावधान है ब्लैक मनी को लेके। उसके साथ साथ इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस का जो थियोरीज है ब्लैक मनी को लेके, वो भी बहुत क्लियर कट है। और फिर इसके साथ साथ तमाम तरह के बायलैटरल और इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं। भारत इन सब चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। मैं समझता हूं कि काला धन तो आना चाहिए और मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी आपत्ति होगा इस चीज पे। और मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए काला धन को लेके। और कौन नहीं चाहेगा कि देश में भ्रष्टाचार खत्म हो, काला धन वापस आए जो भारत की संपत्ति है। पर यहाँ पे ये तभी हो सकता है जब